भारतीय सर्च पार्टीज मेरे पीछे लगी हुई थी। मैं एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। मेरा वहां पड़ा रहना सरासर मौत को दावत देने के मुतरादिफ था और पत्थर की आड़ से निकलना भी निहायत खतरनाक था। अचानक मुझे लगा कि सामने गरजने वाली 4-5 क्लैशनकोफ में सिर्फ एक ही फायर कर रही थी, बाकी खामोश हो गई थी। इसका साफ मतलब यही था कि वो मुझे घेरने की कोशिश में थे। मैंने आड़ से सर निकालकर फायर करने वाले की समत निगाह दौड़ाई। उसके मुसलसल फायर करने से उसकी गन की बैरल से बार बार चमक पैदा हो रही थी, क्योंकि गोली चलने से बैरल से शोला सा लपकता हुआ महसूस होता है। फिल वक्त मेरे दौड़ने की राह में वही क्लैशनकोफ हायल थी। शिस्त साधना मुमकिन नहीं था, क्योंकि फ्रंट साइड की टिप के नजर न आने की वजह से दुरुस्त फायर करना मुमकिन नहीं रहता। पहले वाले 3 आदमियों पर भी मैंने अंदाजे से फायर किया था। ये अलहदाबाद के एक स्नाइपर के और आम फौजी के अंदाजे में जमीन आसमान का फर्क होता है। सिलेक्टिव लीवर को ब्रस्ट पर लगाते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। सामने वाला फायर फौरन ही रुक गया था। मैं फौरन उठकर बुलंद होने लगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मेरे बाएं जानिब से गोलियों की तरतराहट की आवाज आई। फायर करने वाले ने बैरल को आधे चांद की शक्ल में घुमाया था, जिसका साफ मतलब यही था कि उसे मेरी जगह के बारे में मालूम नहीं था। गोलियों की आवाज पर मैं एक लम्हे के लिए कदम रोककर जमीन से चिमट गया था और जैसे ही फायर रुका, उठकर दोबारा चढ़ना शुरू कर दिया। गो इस ढलान पर भागकर चढ़ना तो मुमकिन नहीं था, अलबत्ता तेज चलकर ऊपर पहुंचा जा सकता था और मैं यही कर रहा था। मेरा सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था। मेरे दाएं हाथ से भी गोलियां चलना शुरू हो गई थी। इसका साफ मतलब यही था कि दुश्मन मेरे 3 अतराफ में मौजूद था और अब सिर्फ सामने की समत बकाया थी, और उस समत में यूं भी पहाड़ की बुलंदी हायल थी। ऊपर पहुंचते ही एक लम्हे के लिए मैंने जाने की समत के बारे में सोचा और फिर मुखालिफ समत में उतरना शुरू कर दिया। गो मैं जानता था कि एक दुश्मन नाला मोड़ मुड़कर सामने मौजूद है, लेकिन किसी और समत जाने पर मेरे फंसने के खतरात ज्यादा थे, जबकि उस एक दुश्मन को धोखा देकर मैं उनके घेरे से निकलकर आगे बढ़ सकता था। आधी उतराई मैंने भाग कर तय की थी। उसके बाद मोहतात अंदाज में चलना शुरू कर दिया। सामने छुपा दुश्मन खामोश था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे मशरकी जानिब होना चाहिए था। वहाँ मगरिब और शुमाल से आने वाले 2 नाले मिल रहे थे। मैं पहले भी मगरिब से चलकर मशरिक की तरफ आ रहा था। वो बुलंदी उबूर करके मैं फिर एक ऐसे नाले में पहुंचने वाला था जिसका बहाव मगरिब से मशरिक की तरफ था। पहला नाला उस नाके की जगह से शुमाल की तरफ मुड़कर आगे निकलता चला गया था। दूसरा नाला भी उस जगह पर पहले वाले नाले से मिलकर शुमाल की तरफ मुड़कर एक बड़े नाले की शक्ल इख्तियार कर गए थे। इन दोनों नालों में पानी भी बह रहा था और जैसा कि दुश्मन उस नाले को डब्ल्यू नाला कह रहा था, इस निस्बत से शुमाल की जानिब आगे चलकर एक और नाले को इसमें शामिल होना जरूर चाहिए था। इसी तरह इसकी शक्ल अंग्रेजी के हर्फ डब्ल्यू की तरह बनती। दुश्मन का खामोश रहकर घात में बैठना मेरे लिए नुकसानदेह था। थोड़ा सा मजीद नीचे आते ही मुझे 2 बड़े पत्थर पड़े नजर आए, जिनके दरमियान चंद गज का फासला था। अपने दाएं हाथ मौजूद पत्थर के ऊपर टॉर्च रखकर मैंने उसका रुख शुमाल मशरिक की जानिब मोड़ा और टॉर्च जलाकर सुरत से बाएं हाथ मौजूद पत्थर के पीछे से घूमकर मगरिब की जानिब उतरने लगा। 4-5 सेकंड बाद ही क्लैशन की तड़तड़ाहट गूंजी। फायर करने वाला 100-150 गज के फासले से टॉर्च पर गोलियां बरसा रहा था। 2-3 ब्रस्ट के साथ ही टॉर्च टूटकर बिखर गई थी, लेकिन टूटने से पहले मुझे दुश्मन की जगह के बारे में मुत्तला कर गई थी। अगर दिन का वक्त होता तो यकीनन मैंने सिर्फ एक गोली ही फायर करना थी, लेकिन उस वक्त अंधेरे की वजह से मेरे लिए शिस्त लेना मुमकिन नहीं था। सेलेक्टिव लीवर को ब्रस्ट पर लगाकर मैंने बैरल का रुख मतलूबा समत में करते हुए एकदम ट्रिगर दबा दिया। एक स्नाइपर को यूं बेदर्दी से गोलियां उड़ाना बिल्कुल भी जेब नहीं देता। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर ने इस मौके पर लाजिमन यही कहना था, ओए बेवकूफ, गोलियां बेशक दुश्मन से छीनी हुई हैं, मगर उन पर कब्जा तो अपना है ना। मगर वो वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उस्ताद के मशवरों पर अमल कर सकता। ट्रिगर से उंगली हटाने से पहले ही मुझे दुश्मन की चीख सुनाई दे गई थी। ट्रिंच की आवाज ने मैगजीन खाली होने का ऐलान किया। खाली मैगजीन उतार कर जमीन पर फेंककर मैंने भागते हुए पुश्त पर लदे झोले से भरी हुई मैगजीन निकाली और क्लैशनकोफ पर चढ़ाते हुए गन कॉक कर ली। नाले में पहुंचते ही मैंने वायरलेस सेट की आवाज बढ़ा दी थी, अलबत्ता कदमों की रफ्तार में भी मैंने कमी नहीं आने दी थी। दुश्मन की बातचीत से अंदाजा हो रहा था कि चश्मा और रूबिन पोस्ट की पार्टियां टाकरे वाली जगह के बिल्कुल करीब पहुंच गई हैं। कंट्रोल चीख चीख कर सूरत हाल के बारे में पूछ रहा था। उसे वहां पहले से मौजूद पार्टी की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। वहाँ मौजूद सीनियर आनंद गुप्ता शायद मेरी गोली का शिकार हो चुका था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ सिर्फ एक ही आदमी बचा था, जो मुझे घेरे में लेने के लिए मगरिबी नाले की तरफ गया था। उसी वक्त हवालदार रोहित कंट्रोल को पुकार कर बताने लगा, सर यहाँ सिर्फ एक आदमी बचा है, बाकी तमाम स्वर्गवास हो गए हैं। कंट्रोल का गुस्सा दीदनी था। बोला, ये तमाम उल्लू के पट्टे सोए रहते हैं और वो उन्हें आराम से मारकर आगे बढ़ जाता है। ओवर। रोहित ने इजाजत मांगने के अंदाज में पूछा, सर हम डब्ल्यू नाले में आगे बढ़कर उसका पीछा करते हैं। ओवर। आवाज आई, रोहित अभी तक तुम लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ कि वो नाले में सफर नहीं कर रहा, वो नरकवासी मुसलसल ढलान पर सफर कर रहा है। ओवर। रोहित ने पूछा, तो फिर क्या करे सर? कंट्रोल ने कहा, रूबिन पोस्ट से आने वाली पार्टी को भी अपने साथ मिलाकर डब्ल्यू नाले में आगे बढ़ो। अपने कुछ आदमी दाएं बाएं बुलंदी पर चढ़ाकर आगे का रुख करना, नाले ही में ना भागते जाना। ओवर।
रोहित बोला, रॉजर सर। कंट्रोल ने कहा, रोहित बहुत एहतियात से। मुझे शक है इस आदमी का फहीम ओपी से गिरना हादसा नहीं है, ये किसी मंसूबे के तहत ही नीचे उतरा है। कोई आम फौजी इतना चालाक और तेज नहीं हो सकता, ये एक तरबियत याफ्ता कमांडो लग रहा है। रोहित बोला, आप चिंता न करें सर, मैं मोहतात रहूंगा, ओवर। कंट्रोल ने आखिरी हुक्म दिया, मैं मजीद नफरी भी भिजवा रहा हूँ, कैप लिसनिंग आउट, और खामोश हो गया। नाला मुसलसल नशेब में उतर रहा था। अब तो मुझे कहीं कहीं झाड़ियों वगैरह के हयूले भी नजर आने लगे थे। अंदाजे के मुताबिक जल्द ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां मगरिब से आने वाला एक और नाला वहां शामिल हो रहा था। मैं शुमाली नाले में ही आगे बढ़ता गया। 50-60 कदम आगे आकर एक तंग रास्ता मशरिक की तरफ निकल रहा था। मशरिक की जानिब मौजूद पहाड़ी वहाँ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। मैंने शुमाली नाला छोड़कर थोड़ी सी बुलंदी तय की और मशरिकी नाले में घुस गया। वो नाला काफी तंग था और आम नालों के बरक्स उसकी उतराई किसी ढलान की तरह थी। 500-600 गज आगे जाकर नाला वसी होने लगा। मुश्किल उतराई भी बतदरीज आसान और हमवार हो गई थी। वायरलेस सेट की बैटरी खत्म हो गई थी। अब वो सेट मेरे किसी काम का नहीं था। उस फालतू बोझ को भी मैंने एक तरफ उछाल दिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं दुश्मन के घेरे से निकल आया हूँ। डब्ल्यू नाले से मुख्तलिफ रास्ते दाएं बाएं निकल रहे थे। दुश्मन इतनी आसानी से मेरे जाने की समत के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता था। यूं भी मैं किसी कायदे कानून के तहत सफर नहीं कर रहा था कि किसी मुतय्यन समत का रुख करता। मेरा मतमे नजर तो दुश्मन के घेरे से निकलकर वापस पाकिस्तान की सरहद को उबूर करना था। फिलहाल तो मैं दुश्मन के घेरे से निकल आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अकब में दुश्मन की पोस्टें मौजूद नहीं। मुमकिन था कि उन्होंने अकबी पोस्टों को भी मुख्तलिफ रस्तों पर तयनात कर दिया हो और अब तक मैं दुश्मन को काफी नुकसान भी पहुंचा चुका था। ऐसी सूरत में मेरी तलाश और ज्यादा जरूरी हो गई थी। वहाँ से ज्यादा दूर जाने की गरज से मैं हल्के कदमों से दौड़ कर जा रहा था। वहाँ से जितना ज्यादा फासला होता उतना ही बचत के इम्कान बढ़ जाते। 20 का चांद तुलू होकर घुप अंधेरे से नबरदाजमा हो गया था। अकब में चंद किलोमीटर दूर तेज फायरिंग की आवाज गूंजने लगी। शायद किसी बेजबान जानवर की शामत आ गई थी। दुश्मन की बातचीत सुनना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मुसलसल पुरमुशक्कत भाग दौड़ और भूख की वजह से मैं नक्काहत महसूस करने लगा था। सख्त से सख्त जान आदमी को भी भूख तोड़ कर रख देती है। बगैर कुछ खाए मुझे 40 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया था। अगर किसी जगह बगैर हरकत किए बैठा होता तो भूख बर्दाश्त करना इतना मुश्किल न होता, लेकिन ऐसी हालत में पहाड़ी इलाके का दुश्वार गुजार सफर निहायत ही मुश्किल था। आगे जाकर उस नाले में और नाले भी शामिल हुए। 2-3 जगह से वो नाला तकसीम होकर दाएं बाएं भी मुड़ा, मगर मैं सीधा चलता रहा। खुशकिस्मती से मुझे अभी तक दुश्मन की कोई पार्टी नहीं टकराई थी। ये भी मालूम नहीं था कि अकब में आने वाला दुश्मन कौन सी समत इख्तियार किए हुए था। खुद मुझसे भी किसी मखसूस समत का तायुन नहीं हो पा रहा था। मेरे जहन में बस हल्का सा जो मंसूबा था वो इस सरहद से दूर जाकर बॉर्डर पार करने का था। यकीनन वहाँ नजदीक के इलाके में दुश्मन बॉर्डर सील कर चुका होगा और जब तक मेरी तलाश की सरगर्मी मांद न पड़ती दुश्मन ने रस्तों की नाकाबंदी से एहतराज नहीं बरतना था। दूसरा नंबर सर्दी का था। कारगिल की उन पहाड़ियों में सर्दी शदीद नौयत की थी और नाकाफी लिबास में मैंने मौसम ही से हार जाना था। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं कम ऊंचे इलाके का रुख करता। इस तरह एक तो हादसे की जगह से ज्यादा फासला होने की वजह से मेरी हिफाजत का इम्कान ज्यादा होता, दूसरा मौसम इतना सर्द न होता कि मुझे भारी बर्फानी लिबास की जरूरत पड़ती। वो नाला एक छोटी सी वादी में निकला। उसके साथ ही मुझे थोड़े फासले पर रोशनियों की झलक नजर आई। वो एक छोटी सी आबादी थी। ऐसी आबादियों में छुप कर वक्त गुजारना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी आबादियों पर एक तो फौज बहुत गहरी निगाह रखती है, दूसरा वहाँ ऐसे सिविल भी मौजूद होते हैं जो फौजियों के लिए जासूसी का काम करते हैं और किसी भी अजनबी की आमद की इत्तला मुतल्लिका फौज तक पहुँचाने में एक लम्हा नहीं लगाते। अलबत्ता किसी काबिल भरोसा आदमी के घर के किसी अंदरूनी कमरे में छुप कर पड़ा रहने की सूरत में बचने की उम्मीद पैदा हो जाती है। मैंने बगैर किसी शक व शुबे के उस आबादी को नजरअंदाज करके आगे निकल जाना था, अगर भूख से मेरा बुरा हाल ना होता। अब तो किसी घर से मांग कर खाना खाना मेरी मजबूरी था। इंसान के जिस्म की बुनियादी जरूरियात में भूख और प्यास ऐसी जरूरतें हैं जिनसे ज्यादा देर मुकाबला नहीं किया जा सकता, और उस वक्त मेरा भी भूख से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आबादी में घुसने से पहले ही चंद आवारा कुत्ते करीब आकर मुझे खुशामदीद कहने लगे। उनके इस्तकबाल के लिए मैंने पहले ही से एक छड़ी का बंदोबस्त किया हुआ था। चूंकि इन कुत्तों का काम ही किसी अजनबी आदमी और गीदड़ लूमड़ वगैरह को देखकर भौंकना होता है और रात के बेशतर हिस्से में इनका भौंकना जारी रहता है, इसलिए उनकी आवाज पर कम ही कान धरा जाता है। कुत्तों को लाठी से डराकर मैं एक करीबी मकान की 4 दीवारी में दाखिल हो गया। पहाड़ी इलाके में मौजूद छोटी आबादियों में उमूमन गलियों वगैरह का तसव्वुर नापैद होता है। इसी तरह मकानात की 4 दीवारी भी खाल खाल बनी होती हैं। ये सकाफत मैंने कश्मीर वाले इलाके की बयान की है। वजीरिस्तान में तो मकानात की 4 दीवारी कमरों से भी ऊंची बनी होती है। जिस मकान में मैं घुसा उसकी 4 दीवारी 4-5 फुट ही बुलंद थी। मेरे मकान में घुसते ही कुत्तों का भौंकना जरा कम हो गया था। छोटा सा सहन उबूर करके मैं दरवाजे के करीब पहुंचा। मुतवक्के तौर पर दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ही नामानूस लहजे में कुछ पूछा गया।
दरवाजा खोलो। मैंने यूं दुरुस्त लहजा अपनाया जैसे इंडियन फौज उसके दरवाजे पर आई हो। यूं भी इतना तो मैं जानता था कि इंडियन आर्मी गाहे गाहे इन आबादियों को तंग करती रहती होगी। फौरन ही चटखनी उतरने की आवाज आई और दरवाजे का पटवा हुआ। एक दरमियानी उम्र का मर्द दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ में लालटेन थामी हुई थी। क्लैशनकोफ की नाल उसके पेट में चबोते ही मैंने अंदर धकेला और दरवाजा कुंडी कर दिया। जज्जी आप कौन? उसने हकलाते हुए सवाल किया। इस मर्तबा उसने टूटी फूटी हिंदी में बात की थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, दुश्मन नहीं हूँ, मैंने बस खाना खाना है और आगे निकल जाऊंगा। वो सख्त खौफजदा था। मगर आप हैं कौन? मैंने उसे क्लैशनकोफ से टहूका दिया। बताया तो है, मेहमान हूँ और अब आगे चलो। वो मरे मरे कदमों से वापस मुड़ गया। लालटेन अंदरूनी कमरे की दीवार से लटका कर वो मुझे घूरने लगा। मैंने पूछा, घर में और कौन मौजूद है? उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, अकेला हूँ। मैंने पूछा, खाने को कुछ मौजूद है? 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। वो खफीफ लहजे में बोला, रोटी और सालन तो नहीं है, अलबत्ता आटा गूंदा हुआ रखा है। मैंने पूछा, बावर्ची खाना कहाँ है? वो बोला, इसी कमरे में खाना पकाता हूँ। उसने कोने में मौजूद चूल्हे की जानिब इशारा किया। मैंने उसे आग जलाने का इशारा किया तो शुरू हो जाओ। एक जानिब पड़ी लकड़ियां चूल्हे में तरतीब से जमा कर उसने कपड़े के एक टुकड़े को जलाकर लकड़ियों के बीच में रख दिया। आग के तेज होने तक वो तवा चूल्हे पर रखकर गूंधे हुए आटे का पेड़ा बनाने लगा। मैंने कहा, दोस्त मैं आपको कभी भी तकलीफ न देता, मगर मैं 2 रोज से भूखा हूँ। इंडियन फौज कुत्तों की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं और सच कहूँ तो मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट से गलती से फिसल कर इस तरफ आ गिरा हूँ। उसकी हमदर्दी समेटने के लिए मैंने अपने मुताल्लिक तमाम तफसील उसके सामने दोहरा दी। वो कोई जवाब दिए बगैर गर्म तवे पर रोटी डालने लगा। गूंदे हुए आटे से बमुश्किल 2 रोटियां ही बन पाई थी। उसने जैसे ही पहली रोटी तवे से उतारी, मैं गरम गरम रोटी को जुड़ गया। सालन यूं भी मौजूद नहीं था और ना मुझ में इतना सब्र रह गया था कि सालन का इंतजार करता। दूसरी रोटी के बनने तक मैं पहली रोटी मेदे में उतार चुका था। गरम गरम रोटी ने उस वक्त जो लुत्फ दिया था वो बयान से बाहर है। मैंने कहा, यार सीधी बात है, आपको मजीद आटा गूंदना पड़ेगा क्योंकि इन 2 रोटियों से मेरी आंत भी गीली नहीं हुई। अलबत्ता आटा गूंदने से पहले चाय बनाना जरूरी है। वो बगैर किसी तकरार के एक बर्तन में रखे ताज़ा दूध से चाय बनाने लगा। सुबह की चाय के लिए रखा गया दूध इस ज़िमन में काम आया था। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोला, मुश्ताक। उसके लहजे से मुझे कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो बेजार है, गुस्से में है या बिल्कुल नॉर्मल है। उसने पतीली में दूध, पानी, पत्ती और चीनी इकट्ठे ही डालकर चूल्हे पर चढ़ा दी। मैंने कहा, मुश्ताक भाई, क्या मुझे आपके कपड़ों का कोई पुराना जोड़ा मिल सकता है? वहाँ से आगे मुझे दिन को भी सफर करना पड़ सकता था और ऐसी सूरत में ट्रैक सूट की बजाय कपड़ों का होना जरूरी था। ट्रैक सूट में मैं नुमाया लगता क्योंकि वो कोई शहर नहीं था। वहाँ के मकामी लोग उमूमन शलवार कमीज में मलबूस नजर आते और मेरे लिए भी उनका हुलिया बनाना जरूरी था। मुश्ताक ने हस्बे साबिक खामोशी से उठकर एक पुराने से ट्रंक का ढक्कन खोला और मटियाले रंग के कपड़ों का एक जोड़ा मेरी जानिब बढ़ा दिया। ट्रैक सूट उतार कर मैंने कमरे के एक कोने में लगे हुए लकड़ी के फट्टों पर फेंका। अलबत्ता ट्रैक सूट के नीचे पहना हुआ गर्म पाजामा और बनियान उतारने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। फौजी झोला भी मुझे फंसा सकता था, इसलिए मैंने उसमें रखी क्लैशनकोफ की 3 इजाफी मैगजीनें निकाल कर कोट की जेबों में मुंतकिल कर दी। इस असना में चाय तैयार हो गई थी। मैं गर्म गर्म चाय से लुत्फानंदोज होने लगा जबकि वो आटा गूंदने लगा। 2 रोटियां खाने के बाद भूख की शिद्दत में कुछ कमी हुई थी, लेकिन अभी तक खाने की तलब अच्छी खासी महसूस हो रही थी। उसके आटा गूंदने तक मैं चाय की 2 प्यालियां मेदे में उंडेल चुका था। अचानक ही कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो गई थी, यूं जैसे कोई अजनबी आबादी में दाखिल हुआ हो। ये भी मुमकिन था कि कुत्ते किसी जानवर वगैरह पर भौंक रहे थे, लेकिन जल्द ही दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने मेरे अंदाजे को सच साबित कर दिया। मुश्ताक की नफरत भरी आवाज बुलंद हुई, पहुंच गए हैं कुत्ते। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो मुझे बहलाने के लिए इंडियन फौजियों को कोस रहा था या सच ही में वो उनसे उतनी ही नफरत करता था। अलबत्ता जोरदार दस्तक ये जाहिर कर रही थी कि वो इंडियन फौजी ही थे। मुझे लगा मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। वहाँ से भाग निकलना खासा दुश्वार था क्योंकि वहाँ कोई अकेला फौजी तो होना नहीं था। फिर मैं मुश्ताक पर भी एतमाद करने की हालत में नहीं था। मेरी सोचों से अनजान उसने फौरन ही दीवार से टंगी लालटेन उतारी और कहने लगा, उधर। उसने कोने में लगे लकड़ी के फट्टों के सामने से लटकी चादर उठाई और मुझे नीचे घुसने का इशारा किया। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि इंडियन फौजी इन फट्टों के नीचे ना झांकते। मुझे मुतजब्जब देखकर वो पुरएतमाद लहजे में बोला, एतबार करो। एकदम खतरा मोल लेने का फैसला करते हुए मैं झुककर उन फट्टों के नीचे घुस गया। वहाँ काफी काड़ कबाड़ पड़ा नजर आ रहा था। वो तेज तेज बोला, कोने में जो लकड़ियां पड़ी हैं उन्हें हटाने पर एक तख्ता नजर आएगा, उसके नीचे घुसकर तख्ता अपने ऊपर बराबर कर लो। दरवाजे पर होने वाली दस्तक और ज्यादा तेज हो गई थी। मेरे पास सोचने के लिए एक लम्हा भी मौजूद नहीं था। मैं जमीन पर हाथ टेक कर घुटनों के बल चलता हुआ जल्दी से कोने में पड़ी लकड़ियों के ढेर की तरफ बढ़ा। लकड़ियों के ढेर को जरा सा हटाते ही मुझे तख्ता नजर आ गया था। तख्ते को ऊपर उठाकर मैं फौरन ही नीचे घुस गया। वो गड्ढा करीबन 4-5 फुट गहरा होगा। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने तख्ता बंद किया
और उसके ऊपर दोबारा लकड़ियां बखेर कर बाहर निकल गया। अब मैं मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर था। मैं लकड़ी के तख्ते से कान लगाकर अपनी समातों से कुछ जानने की कोशिश करने लगा। मिनट भर के वक्फे के साथ ही भारी बूटों की आवाज अंदर दाखिल होती हुई सुनाई दी। एक करख्त आवाज मेरी समात में दाखिल हुई। सच सच बताओ, यहाँ कौन आया था? मुश्ताक ने घिघियाए हुए लहजे में जवाब दिया, नहीं साहब, कोई भी नहीं आया। वो बोला, ये क्या है? रात के 3 बजे तुम आटा क्यों गूंद रहे हो? और ये चाय किसके लिए बनाई थी? यकीनन उसे चूल्हे में दहकते अंगारे, ताजा गूंदा हुआ आटा और चाय की पतीली ने चौकन्ना कर दिया था। साहब, रोजा रखने के लिए आटा गूंदा है और चाय भी बनाई है। उसे फौरन ही एक मुनासिब बहाना सूझ गया। पूछने वाले के लहजे में शुकूक की परछाइयां लर्जा थी। बोला, ये रोजों का महीना तो नहीं है? मुश्ताक बोला, नफली रोजे रख रहा हूँ साहब। इस मर्तबा मुश्ताक के लहजे में पहले से ज्यादा एतमाद मौजूद था। एक नई आवाज उभरी, उस्ताद रोहित, ये देखें। न जाने उसने रोहित को क्या दिखाया था। उस आदमी के बात खत्म होते ही चटाख की जोरदार आवाज उभरी। यकीनन हवालदार रोहित ने मुश्ताक के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। उसके साथ ही उसने करख्त लहजे में गाली बकी, कुत्ते के बच्चे, ये झोला तुम्हारे पास कहाँ से आया? और ये ट्रैक सूट किसका है? मेरा दिल एकदम डूब गया। तेजी में हमसे भूल हो गई थी। अगर वो झोला और ट्रैक सूट उनके हाथ न लगे होते तो हमारे बचने की गुंजाइश मौजूद थी, मगर अब वो छोड़ने वाले नहीं थे। मुश्ताक की भी बोलती बंद हो गई थी। रोहित के मुंह से गंदी गंदी गालियों का सैलाब उमड़ आया। बोलते क्यों नहीं माँ के? कहाँ छुपाया है बहन के कसम को? जल्दी बोल। गालियां बकने के साथ उसने हाथ पांव से भी मुश्ताक को जदोकोब करना शुरू कर दिया। मार खाते ही मुश्ताक ने मेरे वहां आने की बात तो उगल दी। बोला, वो काफी देर हुई जहां से निकल गया है, लेकिन अब वो मुझे हिफाजत मुहैया कर रहा था। मेरे दिल में उसके खुलूस ने रक्कत भर दी थी। मैं मजबूरी से वहां छुप तो गया, मगर मेरे दिल में ये अंदेशा जरूर था कि वो धोखा देगा। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते उसने मुझे बचाने की हद्दुल वसा कोशिश की थी। रोहित अपने आदमियों को बोला, यहाँ तलाशी लो, हो सकता है इसकी बहन का यहीं अभी तक छुपा हो। उन्होंने फौरन ही लकड़ियों के बिस्तर के नीचे झांका कि मेरे छुपने के लिए सबसे मुनासिब जगह वही थी। मगर मुश्ताक ने इस ज़मीन में बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा था। उन्हें तमाम काट कबाड़ हटाए बगैर लकड़ी का तख्ता नजर नहीं आ सकता था, मगर उन्होंने सिर्फ झांकने पर इक्तिफा न किया और फिर वो साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे को ठोकर मारकर खोलने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची थी। कुछ नहीं है सर। इन मुख्तसर से कमरों की तलाशी लेते हुए उन्हें 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। रोहित एक बार फिर मुश्ताक से पूछने लगा, सच बताओ, उस पापी का रुख किस जानिब था? वो बोला, इस बारे में उसने कोई बात नहीं की साहब। बस दरवाजा खटखटा कर उसने मुझे जगाया और राइफल दिखाकर खाना बनाने को कहा और जबरदस्ती कपड़ों का जोड़ा पहनकर यहाँ से निकल गया। मैंने जो सुबह के लिए आटा गीला किया था उसकी रोटियां बनाकर उसे दी थी और उसके चले जाने के बाद अब सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंद रहा था। मुश्ताक ने झूठ सच मिलाकर एक कहानी बयान कर दी। रोहित ने मानी खेज लहजे में पूछा, तो पहले ये बात क्यों नहीं बताई? मुश्ताक घिघियाया, मैं डर गया था साहब। रोहित ने कहकहा लगाया, डरना तो तुम्हें चाहिए। बहरहाल अब तुम छुट्टी करो, एक घुस बैठिए कि सहूलतकार को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। मुश्ताक ने बोलना चाहा, माफ। इससे पहले कि मुश्ताक कुछ बोल पाता, क्लैशनकोफ 2 मरतबा गरजी और मुश्ताक की पुरअज़ियत चीख ने मेरे कानों में जहर उंडेला। मेरे हिस्से की गोली उसका मुकद्दर बन गई थी। मेरा दिल एकदम गम से भर गया। उसकी लाश, ये झोला और ट्रैक सूट बाहर ले जाओ। कंट्रोल को बता दो कि चूंकि उस खबीस के साथ रहनुमाई करने वाला एक मकामी शख्स मौजूद था, इस वजह से वो हमें पकड़ाई नहीं दे रहा था। बाकी यहाँ बसने वाले दूसरे लोगों को भी उसकी लाश देखकर इबरत हासिल होगी और आइंदा कोई किसी घुसपैठिए को पनाह देने की गलती नहीं करेगा। और शर्मा, तुम घर को आग लगा दो। उसकी आखिरी बात सुनकर मेरे बदन में चूंटियां रेंगने लगीं। वो गड्ढा मेरे लिए जहन्नुम का गड्ढा बनने वाला था। वो तमाम घरों की तलाशी लेने में लगे हुए थे। आबादी के दूसरे ही घर से मेरे बारे में इत्तला मिलते ही रोहित ने अपने बाकी आदमियों को कॉल करके मुश्ताक के घर के सामने इकट्ठा होने का हुक्म दे दिया था। उसका इरादा गालिबन मेरा ताक़ुब करने का था। उसके रेडियो सेट पर बात करने से जाहिर यही हो रहा था कि उसके हमरा काफी अफराद मौजूद थे। शर्मा नामी आदमी की आग लगाने तक वो वहीं खड़ा रहा। इन पहाड़ी इलाकों में बने हुए घरों में लकड़ी का बेदरेग इस्तेमाल होता है और अब वो लकड़ी का घर मेरे लिए चिता बनने वाला था। आग में जलने से बेहतर था कि मैं गोली खाकर जान देता। ये सोच आते ही मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मैंने इरादा कर लिया था कि जैसे ही वो आग लगाकर बाहर निकलेंगे, मैं भी इस चूहेदान से बाहर निकल जाऊंगा। मैं लकड़ियों के नीचे गड्ढे में छुपा हुआ था और ये घर अब मेरी चिता बनने वाला था। मैंने सोचा आग में जलने से बेहतर था कि मैं गोली खाकर जान दे देता। ये सोच आते ही मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मैंने इरादा कर लिया था कि जैसे ही वो आग लगाकर बाहर निकलेंगे, मैं भी इस चूहेदान से बाहर निकल जाऊंगा। जेब से लाइटर निकालकर मैंने उस गड्ढे का जायजा लिया। वो 5 बाई 5 फुट की चौकोर जगह थी। मगरिबी जानिब लकड़ी का दरवाजा बना देखकर मैं चौंक गया। एकदम मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। लाइटर की रोशनी में एक तंग रास्ता देखकर मेरा दिल बलियों उछलने लगा। यकीनन वो चोर रास्ता था और वो रास्ता ये भी जाहिर कर रहा था कि मुश्ताक का ताल्लुक आजादी की खातिर लड़ने वाले मुजाहिदीन के किसी गिरोह से था। चूंकि मेरी एकदम आमद पर वो शशोपंज में पड़ गया था,
था कि आया मुझ पर एतबार करे या नहीं। इसी वजह से उसने मेरे सामने अपनी असलियत जाहिर नहीं की थी। अलबत्ता इंडियन फौज के पहुंच जाने के बाद उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मुझे कुछ बता सकता। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चूंकि वो रास्ता निहायत तंग था, इसलिए मुझे झुक कर चलना पड़ रहा था। वो सुरंग 50-60 गज से ज्यादा तवील नहीं थी। उसका इख्तिताम एक और गड्ढे पर हुआ। अब वहाँ से बाहर निकलने की सूरत में जाने कैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता। मैं वहीं बैठकर इंडियन फौजियों के दफा होने का इंतजार करने लगा। उनके जाने के बाद मैं इत्मीनान से बाहर निकल सकता था। बाकी मुश्ताक के घरों को आग लग जाने के बाद वो सुरंग यूं भी जाहिर नहीं हो सकती थी। छत के मलबे ने गिरकर यकीनन मुश्ताक के घर मौजूद गड्ढे को भर देना था। मैं पांव पसारे दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। खुराक के पेट में जाते ही मुझे गुनूदगी महसूस होने लगी थी। वहाँ पर मुझे कोई खास खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। जमीन दोस्त गड्ढा काफी गर्म था। मुझे जल्द ही नींद आ गई। आंख खुलने पर मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। दिन के 9 बज रहे थे। मैं काफी देर आराम कर चुका था। मैंने उठकर क्लाशिनकोव कंधे से लटकाई और दोनों हाथों को गड्ढे की छत पर पड़े लकड़ी के तख्ते पर टेक कर उसे आहिस्ता से ऊपर उठाने लगा। मेरी कोशिश थी कि कोई आवाज न निकले। वो गड्ढा और उस पर पड़ा लकड़ी का तख्ता बिल्कुल मुश्ताक के घर जैसा ही था। बहुत ज्यादा एहतियात के बावजूद थोड़ी बहुत आवाज पैदा हुई थी, क्योंकि उस तख्ते पर भी काठ कबाड़ पड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने तख्ता बिल्कुल ही ऊपर उठा दिया और फिर उचक कर बाहर निकल आया। उसके साथ ही मैंने तख्ता वापस बंद कर दिया। मैं उस वक्त लकड़ी के फट्टों से बने हुए किसी बिस्तर के नीचे ही था और कमरे में छाई खामोशी जाहिर कर रही थी कि वहाँ कोई मौजूद नहीं है। मैं बेआवाज रेंगता हुआ बिस्तर के नीचे से निकला। कमरा वाकई खाली था। मुझे सहन में काफी लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। औरतों का रोना, बच्चों का शोर और कुछ बातों की आवाजें मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे की दर्ज से आंख लगाकर मैंने सहन में झांकने की कोशिश की, मगर उसके सामने एक और कमरा मौजूद था, जिसकी वजह से मैं सहन में नजर नहीं दौड़ा सकता था। अलबत्ता लग यही रहा था कि जैसे कोई मैयत वाला घर हो, और इसमें कोई शुबा नहीं था कि घर के मकीनों का मुश्ताक से कोई न कोई ताल्लुक जरूर था। उस वक्त वहाँ से बाहर निकलना मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था, और ये मुसीबत मेरे साथ मुश्ताक के अहबाब की जिंदगियों को भी नुकसान पहुँचा सकती थी। मैं बाहर निकलने का इरादा तर्क करके वहीं खड़ा रहा। अचानक ही रोने धोने की आवाजें तेज हुई। यूं लगा जैसे जनाजा उठाकर बाहर ले जाया जा रहा हो। थोड़ी देर तक औरतों के ऊंची आवाज में रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर थम गया। मुझे 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ गया और किसी ने भी कमरे का रुख नहीं किया था। मैं बिस्तर पर बैठकर किसी के वहाँ आने का इंतजार करता रहा। फिर किसी ने बाहर वाले कमरे का दरवाजा खोला। मैं एकदम चौकन्ना होकर उठा और कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। आने वाला इसी तरफ आ रहा था। दरवाजे के भिड़े हुए दोनों पट वाह हुए और एक औरत अंदर दाखिल हुई। मैं जानता था कि अगर उसकी नजर एकदम मुझ पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख भी निकल सकती थी, इसलिए जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ी, मैंने फौरन दरवाजे के अकब से निकलकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो हैरत से तड़पी। उसके मुंह से ऊ आ की आवाज बरामद हुई, मगर मेरी गिरफ्त काफी सख्त थी। उसे दरवाजे के सामने से एक तरफ करके मैंने आहिस्ता से कहा, मैं दोस्त हूँ, शोर न करना, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पता नहीं मेरे अल्फाज उसकी समझ में आए थे या नहीं, मगर उसने मचलना बंद कर दिया था। मैंने आहिस्ता से उसके मुंह से हाथ हटाया। वो आंखों में हैरानी भरे मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। वो एक जवान सा लड़की थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा, जिसका मतलब था कि वो लड़की मेरी बहन या बेटी जैसी है। ये एक बैनुल अक़वामी इशारा है और अल्फाज से कई ज्यादा मौसर है। उसके चेहरे पर एकदम इत्मीनान फैल गया। मैंने रुक रुक कर फिक्रा पूरा किया। मैं मुश्ताक का दोस्त हूँ। ना मालूम वो कौन सी जबान बोलते थे और आया उर्दू उसकी समझ में आती भी थी या नहीं। उसने समझ जाने वाले अंदाज में ऊपर नीचे सर हिलाया और उसके साथ ही उंगली से बिस्तर की तरफ इशारा किया, गोया पूछ रही थी कि मैं वहीं से बरामद हुआ हूँ। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और बाहर की तरफ बढ़ गई। अपने पीछे दरवाजा उसने बंद कर दिया था। गो मेरे दिल में थोड़ा बहुत खदशा मौजूद था कि कहीं बाहर जाकर वो शोर न मचा दे, मगर ये भी हकीकत थी कि मैं उस पर एतबार करने पर मजबूर था। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर कदमों की चाप उभरी। मैं हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर दोबारा किवाड़ के पीछे हो गया। इस मर्तबा वो लड़की एक जवान साल आदमी के हमरा नमूदार हुई। मैं दरवाजे के अकब से निकल आया। आने वाले ने मुझसे पुरतपाक मुसाफा किया। थोड़ी देर बाद हम आमने सामने बैठे हुए थे। उसने टूटी फूटी उर्दू में मुझे जो कुछ बताया, उसका लुब्बे लुबाब यही था कि वो मुश्ताक का बहनोई है और उसके साथ मौजूद लड़की मुश्ताक की बहन थी। मुश्ताक काफी अरसे से आजादी के मतवालों का साथी था। उसने शादी नहीं की थी। गुज़श्ता रात हिंदुओं ने उसके घर को आग लगाने के बाद गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया था कि उसके बाद भी अगर किसी ने मुजाहिदीन को पनाह देने या उनकी मदद करने की कोशिश की तो उनके साथ भी यही होगा। हालांकि यही कुछ वो पिछली 7 दिहाइयों से करते आ रहे हैं, मगर आजादी के मतवालों के दिल में जलती जोत को बुझाना इतना आसान नहीं। इन जालिमों ने जाते हुए इतनी मेहरबानी की थी कि मुश्ताक की लाश वहीं छोड़ गए थे। थोड़ी देर पहले ही मुश्ताक की तदफीन हुई है। आज आजादी वतन की पुरबहार फजाओं में सांस लेते हुए हमारी नौजवान नस्ल को आजादी की कदर नहीं है।
वो ये नहीं जानते कि आजादी कौन सी नेमत है और गुलामी किस चिड़िया का नाम है। उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं कि गुलामी ऐसा तौक है जो जिस कौम के गले में पड़ा उसे जिल्लत की गहराइयों में गिरा दिया। कौमों का उरूज और तरक्की आजादी की मरहून मिन्नत होता है। वही कौमें दुनिया में सर उठाने के काबिल होती हैं जो किसी की गुलाम ना हो। गुलाम कौमें अपने आका की दस्तनगर हो जाती हैं। न उनका मजहब महफूज रहता है, न तहजीब और सकाफत। आजादी ही एक कौम की पहचान है और आजादी ही एक कौम का फख्र। आजादी रब्बे करीम की अता की हुई ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। आज अगर हम आजाद और खुद मुख्तार हैं तो ये हमारे उन असलाफ का कारनामा है जिन्होंने अपना हाल हमारे मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को हमारी चाहतों पर निछावर किया, अपनी खुशियों के बदले दुख दर्द समेट कर हमारा दामन खुशियों से भर दिया, जिन्होंने सुकून के बदले बेसुकूनी और राहत के बदले तकलीफ मोल ली, लेकिन हमारे लिए एक आजाद वतन का तोहफा, एक अलहदा मुल्क की नेमत और खुद मुख्तारी की सौगात छोड़ गए। अगर आज हम सर उठा कर चल रहे हैं तो ये सरबुलंदी उन सरों की मरहून मिन्नत है जो अपने शानों पर बाकी न रहे, और उन अजाइम की अता करदा है जो वक्त के सबसे बड़ी ताकत से टकरा गए, उन हौसलों की देन है जो पहाड़ों से गम बर्दाश्त करके भी अपने मकसद से न हटे। लेकिन पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क के खुदादाद के मारे वजूद में आते ही ये कौम मुखलिस हुक्मरान से महरूम हो गई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई ऐसा लीडर हमारे हिस्से में न आया जो जाती मफाद को बीच में लाए बगैर मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर करता। हुक्मरानों के नाम पर हमें तसलसल से एक मफाद परस्त टोले से वास्ता रहा, जिनकी नजरें हरीस गिद्धों की तरह हमेशा गरीब आवाम की जेब पर रहीं, जिनके दिमागों के गटर में हमेशा हिर्स और हवस की गंदगी उबलती रही। उनके पापी पेटों की तवालत स्विस बैंकों तक जा पहुंची, जो खून पीने वाली जोंकों की तरह अवाम के नहीफ और लागर जिस्मों से चिमटे हुए हैं। ऐसी जोंकें जो खून पीने के बाद गोश्त को भी चाट जाती हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं कि मुस्तकबिल करीब और बईद में हमारी तरजीहात और मंसूबे क्या होने चाहिए। उनके बाद हम अवाम का नंबर है कि आज हम जबानी कलामी नारेबाजियों और बुलंद बांग दावों से दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम ये भूल गए हैं कि मैदान अमल में गुफ्तार के गाजियों की नहीं, किरदार के गाजियों की जरूरत है। आजादी की नेमत और कदर उन कश्मीरी माओ बहनों से पूछो जो आए रोज अपने किसी प्यारे पर बैन कर रही होती हैं, जिनकी ना इज्जतें महफूज हैं और ना जानो माल। आज कश्मीरी जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक के फजल से अगर ये कामयाब हो गए तो शायद इनकी आने वाली नस्लें भी हमारी तरह ही अपने आबाओ अजदाद की कोशिशों को भुलाकर कश्मीर का वही हाल कर दें जो हमने पाकिस्तान का किया है। बहरहाल ये लंबी दास्तान है। दर्दमंद रो रो कर लोगों को इस जाने मुतवज्जे करते हैं और पढ़ने सुनने वालों के नजदीक ये फकत लफाजी होती है। मुश्ताक के बहनोई का नाम अय्यूब था। उसकी बात खत्म होते ही मैं उसे अपने बारे में बताने लगा। इसी दौरान मुश्ताक की बहन ताहिरा खाना ले आई थी। अय्यूब से पता चला कि वो खाना किसी करीबी रिश्तेदार के घर से आया था। मुश्ताक की मौत का दुख होने के बावजूद मुझे सख्त भूख लगी हुई थी। मैं बेतकल्लुफ खाने को जुड़ गया। खाने के बाद अय्यूब ने मुझे उसी कमरे में आराम का मशवरा देकर कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। रात को जब ताजियत वाले चले गए थे तभी ताहिरा बहन मेरे लिए खाना ले आई। अय्यूब की वसातत से मैंने अपनी नदामत और अफसोस उस लड़की तक पहुंचा दिया था जिसके सगे भाई ने मेरे लिए जान कुर्बान कर दी थी। मगर कश्मीर की बेटी का अज़्म और हौसला बहुत बुलंद था। उसके मुकद्दस चेहरे से हुवैदा मुस्कुराहट ने मुझे सुकून दिया। उसने अय्यूब की वसातत से कहा, आप भी तो मेरे भाई हैं, और किसने कहा कि मुश्ताक मर गया है? कुरान कहता है कि उन्हें मुर्दा न कहो, तो मैं कैसे उसे मुर्दा समझूं? मैंने बेख्तियार उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुम पर फख्र है और हमारा भाई जिंदा है। अय्यूब ने रास्ते के बारे में थोड़ी बहुत मेरी रहनुमाई कर दी थी, लेकिन पहाड़ी रास्तों की पहचान इतनी आसान नहीं होती। एक जैसे पहाड़, उनसे निकलने वाले नाले, दरख्तों झाड़ियों के झुंड, बहने वाले चश्मे और आबशारें, ये तमाम यकसा मनाजिर बगैर किसी नक्शे की मौजूदगी के रास्तों की पहचान को मशकूक कर देते हैं। उनसे इजाजत लेकर मैं मोहतात अंदाज से उनके घर से निकला। मेरी जरा सी गफलत उन पर भी कोई मुसीबत ला सकती थी। उस घर से थोड़ा दूर होते ही मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया। वो वादी शर्कन गरबन फैली हुई थी, जबकि शुमाल से जुनूब की तरफ उसकी चौड़ाई थी जो 400-500 मीटर से ज्यादा नहीं थी। मैंने आबादी के बीचों बीच आगे बढ़ने के बजाय चौड़ाई में वादी को अबूर किया और जुनूब की तरफ मौजूद बुलंदी पर चढ़ने लगा। जहाँ तक मैं अय्यूब के बताए रास्ते पर चल सकता था, उसी रास्ते पर गामजन रहा। जो ही उसकी बताई हुई निशानियां गड़बड़ हुई, मैंने ज्यादा सोचने में वक्त जाया किए बगैर अंदाजे से एक जानिब कदम बढ़ा दिए। घुप अंधेरा जहाँ मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था, वहाँ मुझे छुपाव भी मुहैया कर रहा था। दुश्मन की पोस्टों पर चमकने वाली रोशनी मुझे दूर ही से नजर आ जाती और मैं अपना रास्ता जरा तब्दील कर देता। वो रात मैं बगैर किसी हादसे के चलता रहा। सुबह का मलगजा उजाला फैल गया जब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां झाड़ियों और दरख्तों का वसी जंगल मौजूद था। झाड़ियों के एक झुंड में घुसकर मैं मचान बनाने लगा
तुलुए आफ्ताब तक मैं उस काम से फारिग हो गया था। अय्यूब के घर से चलते वक्त मैंने 2-3 रोटियां मुर्गी के शोरबे में चुपड़ कर साथ रख ली थी। उन्हें मैदे में उतार कर मैं आराम करने लेट गया। झाड़ियों और दरख्तों का वो जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था और उसमें मुझे तलाश करना इतना भी आसान नहीं था कि मुझे कोई खास खतरा होता। मैं बेफिक्र होकर लेट गया, लेकिन दुश्मन को मेरा ज्यादा देर आराम करना पसंद नहीं आया था। बातों की तेज आवाज से मेरी आंख खुली थी। मैंने फौरन ही क्लैशनकोफ हाथ में थाम कर सेफ्टी लीवर नीचे कर दिया। आने वालों की तादाद 3 थी। उनकी बातों से पता चला कि वो उस जंगल को घेर कर तलाशी ले रहे हैं। ये बात मेरे लिए काफी हैरान कुन थी, क्योंकि मेरे तई उन्हें मेरी तलाश यहाँ से काफी आगे करना चाहिए थी। उनके पास मौजूद रेडियो सेट से मुख्तलिफ पार्टियों की बातचीत की आवाज आ रही थी। मैं उनसे बिल्कुल ही तारुज न करता और उन्हें आगे बढ़ जाने देता अगर वो इस बारीकी से तलाशी न ले रहे होते, क्योंकि फायर करने का मतलब अपनी मौजूदगी का राज फाश करना था। मगर उन्हें झाड़ियों के झुंड की तरफ बढ़ता देखकर मैंने एकदम दरमियान वाले आदमी पर शिस्त साध दी। वो उस वक्त अपने बाकी 2 साथियों को ये बावर करवाने की कोशिश में था कि उनका इस जंगल को छानना बिल्कुल ही बेफायदा और फजूल है। मैं ट्रिगर दबाने ही लगा था कि अचानक ही कुछ फासले पर तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। वो तीनों ठिठक कर रुके और फिर उस जानिब भाग पड़े जिधर से फायरिंग की आवाज आ रही थी। उनके वायरलेस सेट से भी कंट्रोल का इस्तेफसार सुनाई दे रहा था जो वो फायरिंग करने वालों से कर रहा था। मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे, मगर मेरा ये इत्मीनान ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सका था। जल्द ही वो मुझे वापस आते दिखाई दिए। उनके जोर जोर से बातें करने की आवाजें दूर से ही मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं एक बार फिर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया था। उनके करीब पहुंचते ही पहले जुनूब की तरफ से 5 आदमी नमूदार हुए। उनका रुख भी मेरी जानिब था। दरमियान में मौजूद आदमी के कंधों पर मुझे दूर ही से क्राउन चमकते नजर आए। वो कोई ऑफिसर था। उन तीनों ने भी अपने ऑफिसर को देख लिया था। करीब पहुंचकर उन्होंने इकट्ठे सैल्यूट किया। सैल्यूट के जवाब दिए बगैर ऑफिसर उनसे सूरत हाल के बारे में पूछने लगा। वो इतनी दूर नहीं थे कि उनकी आवाज मेरे कानों तक न पहुंचती। ऑफिसर के कंधों पर सजे 3 क्राउन उसके कैप्टन होने का ऐलान कर रहे थे। एक बोला, इस तमाम इलाके की एक झाड़ी को छान मारा है सर, मगर यहाँ कोई मौजूद नहीं। तीनों में से एक आदमी ने नजर आने वाली तमाम झाड़ियों की तरफ हाथ घुमाकर अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कैप्टन ने तहसीन आमेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, शाबाश। अब यूं करो कि जुनूब की तरफ जाकर वहाँ हवालदार मानस को मिल जाओ। मजीद घूमने की जरूरत नहीं है। जंगल काफी घना है और 30-35 आदमियों से हम तमाम जंगल नहीं खंगाल सकते। उम्मीद यही है कि रात को वो अपने ठिकाने से निकलने की कोशिश जरूर करेगा। उस वक्त हम उसे छाप लेंगे। इस वक्त चारों तरफ के रस्तों पर मौजूद रहकर उसके यहाँ से भागने को रोको। तीनों ने असबात में सर हिलाकर सलूट किया, जी सर, और जुनूब की तरफ बढ़ गए। उसी वक्त मशरकी जानिब से एक ब्रस्ट फायर हुआ। कैप्टन ने साथ खड़े जवान से कहा, पूछो क्या हुआ है। जवान बोला, 1 अल्फा फॉर ऑल स्टेशन। ये फायर किसने खोला है? ओवर। आवाज आई हवालदार रोहित फॉर 1 अल्फा। ये फायर मेरी पार्टी के जवान से हुआ है। एक लोमड़ था, झाड़ियों के हिलने पर शक की बिना पर फायर किया था। ओवर। कैप्टन ने हाथ बढ़ाकर जवान से रेडियो सेट लेते हुए पूछा, रोहित तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? ओवर। रोहित बोला, 4 आदमी हैं सर। ओवर। कैप्टन बोला, ठीक है, तुम जुनूब मशरकी जानिब ध्यान रखो, कोई जंगल से बाहर न निकलने पाए। अगली पोस्टों और बटालियन हेडक्वार्टर से मजीद नफरी आ रही है। उस वक्त तक हमने जंगल को घेरे में लिए रखना है। कैप लिसनिंग आउट। वायरलेस वापस जवान की तरफ बढ़ाकर वो मगरिब की जानिब बढ़ गया। उसके हमरा मौजूद 4 आदमियों ने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो इस जंगल पर इतनी तवज्जो क्यों दे रहे थे और मेरे वहाँ छुपने का उन्हें इतना यकीन क्यों था। शायद किसी ने मुझे वहाँ घुसते हुए देख लिया था। इसके अलावा तो इस बात की कोई तौजीह नहीं की जा सकती थी। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मैं सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। अगर उनकी मजीद नफरी पहुंच जाती तो मेरा वहाँ से बचकर निकलना मुमकिन न रहता, क्योंकि आज की रात वो जंगल को घेरे में रखते और आने वाले दिन एक एक झाड़ी को छान कर मुझे ढूंढ निकालते। चंद लम्हे सर खपाकर मैंने उसी वक्त हरकत में आने का फैसला किया। दाएं बाएं का जायजा लेकर मैं नीचे उतरा। हवालदार रोहित की पार्टी मशरिक की जानिब तैनात थी और उससे थोड़ा हिसाब किताब भी रहता था, इसलिए मैंने मशरिक का ही रुख किया। वो जंगल मगरिब की जानिब ज्यादा फैला था, इसलिए ज्यादातर पार्टियों का रुख उस जानिब था। राइफल को तैयार हालत में पकड़कर मैं झाड़ियों की आड़ लेता हुआ मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। मगरिब की जानिब से आता हुआ चौड़ा नाला जुनूब की तरफ मुड़ गया था। झाड़ियों के झुंड मगरिबी और जुनूबी नाले में निहायत कसरत से फैले थे। मशरिकी जानिब एक पहाड़ी मौजूद थी जो जुनूब की तरफ आगे बढ़ती गई थी। शुमाल की तरफ भी एक नाला मौजूद था जो जुनूबी नाले में शामिल हो रहा था। उस वक्त जुनूबी नाले में सफर करना मशरिक की निस्बत ज्यादा आसान था, लेकिन मुझे मुश्ताक की मौत का बदला लेने की ख्वाहिश ने मशरिक की जानिब गामजन रखा। उसूलन तो रोहित पार्टी को जरा बुलंदी पर बैठना चाहिए था कि इसी सूरत में वो उस जानिब की निगरानी कर सकते थे। मैं झाड़ियों की आड़ लेता हुआ कभी बंदर चाल चलता, कभी चीता चाल और कभी जमीन पर लेट कर रेंगता हुआ जंगल के जुनूब मशरिकी किनारे पर पहुंच गया था। इसी असना में मेरे कानों में वायरलेस सेट की खड़खड़ाती हुई आवाज आना शुरू
हो गई। एक घनी झाड़ी के नीचे लेटकर मैंने उस तरफ नजर दौड़ाई। करीब ही एक ढलान पर वो पांचों बैठे हंसी मजाक में मशगूल थे। उनमें से एक आदमी खड़े होकर अतराफ का जायजा ले रहा था, जबकि बकिया इत्मीनान से हथियारों को गोद में रखकर पत्थरों से टेक लगाए हुए बैठे थे। उन्हें इसलिए भी कोई खौफ नहीं था कि वो शिकारी थे और एक अकेले आदमी के मुकाबले में उनकी तादाद 30-35 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि वो अकेला आदमी उन पर हल्ला बोल सकता। रेडियो सेट से उभरने वाली ट्रांसमिशन से मुझे मालूम हुआ कि मगरबी जानिब उनकी मदद के लिए अगली पोस्टों से कुछ मजीद नफरी पहुंच गई है। एक आदमी ने ख्याल जाहिर किया, उस्ताद रोहित, मुझे तो नहीं लगता कि वो विरोधी अब तक यहीं छुपा है। उसने मेरे मतलब की बात पूछी थी। मैं हमतन गोश हो गया। वो बोला, सच कहूँ तो मेरा भी यही ख्याल है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ काफी आगे निकल गया था, लेकिन फिर हुक्म की तामील में वापस आना पड़ा। अब मैं कैप्टन इंद्रजीत को यकीन दिलाने से रहा। पहरा देने वाला उनकी गुफ्तगू में शामिल हुआ। कैप्टन साहब को भी जाने क्या सूझी है। हवालदार रोहित बोला, ये नायक राहुल सिंह की कृपा है। उसने कैप्टन साहब को बताया है कि उसने सुबह दम दुश्मन को जंगल में घुसते हुए बजाते खुद देखा है। संतरी ने मुंह बनाते हुए पूछा, तो गोली क्यों नहीं मारी? रोहित ने जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त दुश्मन क्लैशनकोफ की रेंज से दूर था और वो उस पर गोली चलाकर उसे चौकन्ना नहीं करना चाहता था। बस उसने कैप्टन साहब को इत्तला दे दी। एक और आदमी ने ख्याल जाहिर किया, राहुल ने लाजिमन किसी सुअर वगैरह को देखा होगा। रोहित ने मुंह बिगाड़ कर कहा, ये मुसले भी सुअर से कम तो नहीं होते। उनकी गुफ्तगू का रुख मेरी जानिब मुड़ गया था। वो बस मुझे ही कोसते रहे। उनका फासला 20-25 कदमों से ज्यादा नहीं था, लेकिन वो जरा ढलान पर थे, इसलिए मैं भागकर उन तक नहीं पहुंच सकता था। मैं उनसे निपटने का ऐसा तरीका सोचने लगा जिससे बाकी लोग उस तरफ मुतवज्जे न होते। एक लम्हा सोचने के बाद मैं पीछे मुड़कर झुंड के दरमियान में पहुंचा और जिस कपड़े में अय्यूब ने मुझे रोटी बांध कर दी थी, चाकू के जरिए उसकी बारीक बारीक पट्टियां बनाने लगा। तमाम पट्टियों को बांधकर मैंने लंबी सी रस्सी बनाई और फिर क्लैशनकोफ से स्लिंग निकालकर उसे रस्सी के साथ बांध दी। अब तक भी रस्सी इतनी लंबी नहीं हुई थी कि मेरा काम हो सकता। मैं मफलर की भी पट्टियां बनाने लगा। 15-20 मीटर लंबी रस्सी बनाकर मैं रेंगता हुआ शुमाल की तरफ बढ़ने लगा। रस्सी की लंबाई के बकदर दूर जाकर मैंने रस्सी का एक सिरा छोटी सी झाड़ी के तने से बांधा और वापस लौट आया। ऐसी जगह पर लेटकर जहां मैं संतरी को अपनी निगाह में रख सकता था। मैं संतरी की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो अपने साथियों के साथ किसी तकरार का हिस्सा बना हुआ था। 10-15 मिनट बाद जाकर उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का ख्याल आया और उसने चारों तरफ एक सरसरी निगाह दौड़ाई। जो ही उसकी नजर मतलूबा झाड़ी की तरफ उठी, मैंने एकदम रस्सी खींच ली। उसने फौरन ही कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतार कर हाथ में पकड़ी। उसने पीछे मुड़े बगैर कहा, झाड़ियों में हरकत हो रही है। अगले ही लम्हे उसने फायर खोल दिया। 2-3 ब्रस्ट फायर करके वो बगौर झाड़ी को देखने लगा। 1 अल्फा की तरफ से फायरिंग की वजह पूछी जा रही थी। रोहित ने पहले की तरह जानवर का बताकर उन्हें टाला और फिर जैसे ही उसने रेडियो सेट हाथ से रखा, मैंने फौरन ही शिस्त लेकर संतरी के सर का निशाना साधा। अगले चंद सेकंड में 4 के सर में सुराख खुल गए थे। उन्हें हरकत करने का मौका नहीं मिला था। हवालदार रोहित को मैंने जानबूझकर जिंदा छोड़ा था। जो ही उसने क्लैशनकोफ सीधी करना चाही, मैंने 5वीं गोली फायर की जो उसके दाएं कंधे में लगी। आह की आवाज निकालते हुए वो पीछे गिरा और फिर सीधा होते हुए उसने दूसरे हाथ से गिरी हुई क्लैशनकोफ उठाने की कोशिश की। मेरी चलाई हुई अगली गोली उसके बाएं हाथ में घुस गई। वो एक मर्तबा फिर नीचे गिरा। मैं झाड़ी की आड़ से निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। रेडियो सेट पर एक बार फिर फायरिंग की वजह पूछी जा रही थी। मैंने फौरन रेडियो सेट उठाकर अपना एक पांव हवालदार रोहित के मुंह पर रखा और कहा, सर, यहाँ झाड़ियों में काफी सुअर मौजूद हैं जो बार बार झाड़ियाँ हिलाकर मशकूक कर देते हैं। ओवर। मैंने कोशिश की थी कि मेरी आवाज संतरी की आवाज जैसी हो। यूं भी वायरलेस सेट पर आवाज काफी तब्दील हो जाती है। मैंने यही सोचा था कि अगर उसे मुझ पर शक हुआ तो रोहित की कनपटी पर गन रखकर उससे बात करवा दूंगा ताकि उनका शक दूर हो जाए, मगर पूछने वाले को शक नहीं हुआ था। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय तमाम को कैप्टन साहब का हुक्म पास करने लगा। ऑल स्टेशन, कैप्टन साहब ने हुक्म दिया है कि इसके बाद किसी ने फजूल फायर किया तो सजा का हकदार ठहरेगा। कैप लिसनिंग आउट। गहरा सांस लेकर मैंने रेडियो सेट जेब में डाला और हवालदार रोहित के सर की तरफ उकड़ू बैठ गया। तो हवालदार रोहित, तुमने परसों रात एक कमजोर निहत्ते शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर गोली मार दी। क्यों? वो कीनातोज नजरों से मुझे देखता हुआ कराहता रहा। मैंने कहा, तुम्हें नर्क में भेजने से पहले ये बताता जाऊं कि तुम और तुम्हारे साथी सिर्फ उसी शख्स की वजह से हलाक किए गए हो। बहरहाल मेरे पास मजीद वक्त नहीं है कि तुमसे गपशप कर सकूं। ये कहकर मैंने एक हाथ उसकी ठोड़ी और दूसरा सर पर रखकर अपने हाथों को मुखालिफ समत में झटका दिया। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा मजीद भयानक हो गया। 2-3 सेकंड तड़पने के बाद उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैंने फौरन एक मोटे आदमी के जिस्म से वर्दी उतारी और अपने कपड़ों के ऊपर ही वो वर्दी डालकर मैंने जल्दी जल्दी चंद फालतू मैगजीनें उठा ली। अपनी क्लैशन को वहीं फेंक कर मैंने हवालदार रोहित की क्लैशन उठाई और ढलान पर चढ़ने लगा। इंडियन आर्मी की वर्दी
बुलंदी की वजह से किसी भी देखने वाले को मुझ पर शक नहीं हो सकता था। वो पहाड़ी इतनी ऊंची नहीं थी। बुलंदी पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ था। दूसरी जानिब ढलान से उतरते ही मैंने वर्दी उतार दी कि वो मेरी तेजी से चलने में रुकावट पैदा कर रही थी। अलबत्ता वर्दी को लपेट कर मैंने अपने पास रख लिया था कि फिर किसी मौके पर काम दे जाती। मशरिकी ढलान से मैं दौड़ते हुए नीचे उतरा और फिर नाला उबूर करके अगली ढलान पर चढ़ने लगा। उससे अगले नाले में उतरकर मैं मशरिक की तरफ रवाना हो गया। मैं काफी देर आराम कर चुका था और मेरा पेट भी भरा हुआ था, इसलिए ताजा दम था। सबसे बढ़कर मुश्ताक के कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने पर एक अलहदा ही सुकून और इत्मीनान का एहसास हो रहा था। दिन की रोशनी की वजह से मेरी हरकत दूर ही से देखी जा सकती थी, इसलिए मैं नालों की गहराई, झाड़ियों और चट्टानों वगैरह की आड़ को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ साथ मैं दुश्मन की बातचीत पर भी कान धरे हुए था। तमाम पार्टियां कंट्रोल को हर घंटे बाद सब अच्छा रिपोर्ट दे रही थी। एक बार रोहित पार्टी की तरफ से रिपोर्ट न दिए जाने को कंट्रोल ने कोई खास अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि एक आध बार किसी पार्टी से रिपोर्ट रह भी जाती है। मगर दूसरे घंटे के इख्तिताम पर भी जब रोहित पार्टी की आवाज सुनाई न दी तो कंट्रोल बार बार उन्हें पुकारने लगा। उसके बावजूद भी जब उनकी तरफ से खामोशी छाई रही तो कंट्रोल ने जुनूब की जानिब मौजूद एक पार्टी को रोहित पार्टी की तरफ रवाना किया ताकि जाकर उनकी खैर खबर ले। 20-25 मिनट बाद ही रेडियो से एक घबराई हुई आवाज रोहित पार्टी की हलाकत के बारे में कंट्रोल को बता रही थी। एकदम हलचल मच गई। कंट्रोल फौरन ही तमाम पार्टियों को होशियार करने लगा। हालांकि उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी कि तमाम इस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद थे और उन्हें ये बात अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। उन्हें मेरे जाने की समत का कोई खास तयन नहीं हो रहा था। वो सिर्फ इतना ही अंदाजा कर सकते थे कि मैंने मशरिक की जानिब की पहाड़ी उबूर की है। उसके बाद मेरा रुख किस जानिब होगा इस मुताल्लिक वो वसूख से कुछ नहीं कह सकते थे। दोपहर ढलने लगी थी। मेरा सफर जारी था। मैं उस जगह से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था।